हेलो बच्चों, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 4th चैप्टर नियोजन पढ़ेंगे। नियोजन का हमारा अगला टॉपिक है नियोजन का महत्व, लाभ या आवश्यकता, इम्पोर्टेंस, नीड और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। अब जिस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से नियोजन का महत्व समझेंगे, तो जैसे कोई लक्ष्यहीन और दिशाहीन व्यक्ति यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता तो क्या कहलाता है कि उसके जीवन में कोई नियोजन नहीं है। यदि उसके जीवन में नियोजन होता, योजनाएं बनी हुई होती, तो वो अपने लक्ष्य को साध्य करने में सफल हो जाता। लेकिन यदि उसकी कोई दिशा नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसा मनुष्य जीवन भी व्यर्थ है और ऐसा व्यवसाय भी व्यर्थ है। व्यवसाय के अंतर्गत जिन नियोजनों को करना बिल्कुल प्रारंभ से आवश्यक है, उन नियोजनों को करने पर ही व्यवसाय सफल हो पाता है। अब हम ये देखते हैं कि किन ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसके अंतर्गत नियोजन का महत्व हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहला है साधनों का सदुपयोग। यदि योजनाएं बनती हैं तो योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक संस्था अपने भौतिक और मानवीय साधनों का अधिक से अधिक अच्छा प्रयोग करती है और फिर नियोजन अच्छा होने के कारण साधनों का उपयोग भी अच्छा होता है और व्यवसाय को सफलता प्राप्त होती है। अगला है भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करना। अब प्रत्येक नियोजन इस प्रकार का होना ही चाहिए कि भावी यानी आगे आने वाले भविष्य में किन किन अनिश्चितताओं या किन किन परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ सकता है, उस हिसाब से वो अपनी योजनाओं में क्या क्या परिवर्तन करे। ये नियोजन के माध्यम से पहले से ही तय कर लिया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो पहले से तय किया जाता है उन्हीं योजनाओं के माध्यम से किसी भी व्यवसाय को सफलता मिलेगी, क्योंकि यदि अचानक कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं तो परिवर्तनों का भी सामना व्यवसाय को करना होता है। फिर अगला है लागत की कमी। नियोजन के द्वारा समय, शक्ति, साधनों की बर्बादी और अनावश्यक दोहराव से को खत्म किया जा सकता है। यानी जब हम अनावश्यक वस्तुओं को व्यर्थ करने से बचेंगे तो हमारे लागत में कमी आएगी और समाज के लिए एक उत्कृष्ट वस्तु का निर्माण करके दिया जा सकेगा। फिर अगला है उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर ध्यान का केंद्रण। तो नियोजन के कारण ही सर्वोच्च प्रबंधकों, विभागीय अधिकारियों, पर्यवेक्षकों का ध्यान उपक्रम के दोषों और लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहता है। उनकी कार्यक्षमता की जांच भी लक्ष्यों की पूर्ति के मूल्यांकन के द्वारा होती है। यदि कर्मचारियों को पहले से ही सारी नियोजित योजनाओं के बारे में बता दिया जाए तो समस्त उपक्रम के समस्त बिंदुओं का पता लगाते हुए किस प्रकार कार्य करना है, इस पर उनका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। और यदि कहीं कोई गड़बड़ हो रही हो तो लक्ष्यों की ओर उनका ध्यान केंद्रित कर उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। फिर एकता और समन्वय की स्थापना। नियोजन के माध्यम से किसी भी व्यवसाय में जो अलग अलग विभाग होते हैं उनमें समन्वय होना बहुत जरूरी है, उन लोगों में एकता होना बहुत जरूरी है। ये नियोजन के माध्यम से की जा सकती है। जब सारा व्यवस्थित कार्यक्रम नियोजित होता है तब सभी लोग मिलजुल कर अच्छी से कार्य करते हैं और व्यवसाय को सफलता प्राप्त होती है। फिर है प्रभावपूर्ण संगठन। नियोजन है तो जो भी संगठन बनेगा उसका एक अलग प्रभाव होगा और इस प्रभाव के कारण नियोजन को अपना कार्य अच्छी से करने के लिए बाध्यता रहेगी कि हमारा कुछ नाम है, संगठन का कुछ नाम है और उस संगठन के प्रभावपूर्ण कार्य के कारण संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। फिर नवीन एवं सृजनशील विचारों का समावेश। नियोजन के अंतर्गत नियोजन यदि है तो नवीन और सृजनशील यानी
जो कुछ न कुछ सृजन करते हो, ऐसे विचारों का समावेश किया जाएगा, नए नए विचारों का। और ये कार्य रहेगा प्रबंधक का। और प्रबंधक को हमेशा जागृत रहना है कि क्या परिस्थितियां आई हैं, उसमें कौन से नवीन विचारों को सम्मिलित करना आवश्यक है या कौन से सृजनशील विचारों को सम्मिलित करना आवश्यक है, जिससे हमारा जो व्यवसाय है वो ज्यादा अच्छे से चल सके। फिर समस्त प्रबंध कार्यों में सहायक। अभी हमने पीछे देखा ही था कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर में नियोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही समस्त प्रबंध कार्यों में भी नियोजन सहायक है। प्रबंधक नियोजन की सहायता से भी सारे व्यवसाय का प्रबंधन करता है। फिर है दीर्घकालीन प्रगति संभव। यदि नियोजन अच्छा है तो उस व्यवसाय की दीर्घकालीन प्रगति हो सकती है, क्योंकि जब प्रबंधक जो है वो यदि व्यवसाय में नियोजन को महत्व सबसे ज्यादा देता है तो ऐसा व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहता है। फिर है प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार। यानी अभी हमने पीछे देखा था पिछले वाले वीडियो में कि नियोजन से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। तो इस प्रतिस्पर्धा की शक्ति में सुधार होता है नियोजन से, कि हम दूसरे उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के सक्षम बनते हैं और धीरे धीरे उनकी बातें देखकर प्रतिस्पर्धा में की जो शक्ति है उसमें और सुधार होता जाता है नियोजन के माध्यम से। तो अभी हमने देखा कि नियोजन का महत्व, लाभ या आवश्यकताएं क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत अगला है नियंत्रण का आधार। तो नियंत्रण का आधार यानी नियोजन के बिना नियंत्रण अत्यंत कठिन है। किसी भी विभाग पर नियंत्रण भी होना आवश्यक है। तो जब तक नियोजन ठीक से नहीं होगा तब तक नियंत्रण ठीक से नहीं हो सकता। जब कार्यों के प्रारूपों और प्रमापों का निर्धारण नहीं होता तब तक इस बात की जांच कैसे की जाएगी कि किस सीमा तक उनकी पूर्ति हो सकती है। नियंत्रण के आधार के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब तक नियंत्रण एक बहुत कठिन कार्य है, जब तक नियोजन नहीं होगा नियंत्रण नहीं हो सकता। और नियंत्रण जब होगा तभी देखा जा सकता है कि जो भी कार्य सौंपा गया है वो कार्य किस प्रकार से पूरा किया गया है। उसके बाद है सभी वर्गों को लाभ। नियोजन से उपक्रम के प्रबंध स्तर एवं विनियोजक ही लाभान्वित नहीं होते, अपितु उससे जुड़े हुए हर वर्ग को नियोजन का लाभ होता है। कर्मचारियों को व्यवस्थित कार्य दशाएं, बेहतर पारिश्रमिक मिलता है और वो समुचित दाम पर श्रेष्ठ वस्तुओं का निर्माण होकर समाज को भी लाभ होता है। तो यदि नियोजन है तो ये किसी भी व्यवसाय के प्रबंध वर्ग से कर्मचारी और सफाई कर्मियों तक लाभ मिलेगा और इस नियोजन के कारण जो वस्तुएं कम लागत में बनेंगी वो अच्छे एक कम कीमत पर पूरे समाज को भी प्रदान की जाएंगी। तो इसमें सभी वर्गों को लाभ होता है। अगला हम देखते हैं विद्यालय में नियोजन का महत्व। तो विद्यालय में तो नियोजन का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि विद्यालय जो भी संचालन करते हैं उनका सबसे पहला काम है कि संपूर्ण सत्र के कार्यों का नियोजन। कोई भी विद्यालय है वो जब नया सत्र प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होने के बाद नहीं, उसके पहले से ही संपूर्ण सत्र का नियोजन किया जाता है और उस अनुसार विद्यालय चलाया जाता है। लेकिन यदि कुछ परिस्थितियां विषम आ जाएं तो उनको अपनी कार्य योजना में अंतर जरूर करना पड़ता है, लेकिन पहले से ही पूरे सत्र के कार्यक्रम तैयार रहते हैं। जैसे परीक्षाओं की भी डेट्स पहले से तय की जाती है कि तिमाही परीक्षाएं कब लेंगे, मासिक मूल्यांकन कब होगा, मंथली टेस्ट कब होंगे, हाफ ईयरली कब होगी और एनुअल एग्जाम कब होंगे। इनकी सारी डेट्स तैयार हो जाती है पहले से ही। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो कब सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम कब करना है, 15 अगस्त 26 जनवरी में किस प्रकार के कार्यक्रम करना है, यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो कितने दिनों तक चलेंगे, किन किन कार्यक्रमों का समावेश करना चाहिए। उसके बाद यदि बच्चों को कहीं एजुकेशनल टूर पर ले जाना है, शैक्षणिक पर्यटन कराना है, तो वो किन क्लास के बच्चों को ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कितने लोग जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, उनके साथ कितने टीचर्स जाएंगे, ये सारा पहले से ही नियोजन के अंतर्गत विद्यालयों में लिखित में तय हो जाता है, जिसको कहते हैं वार्षिक कार्य योजना।
और फिर है प्रतिदिन शैक्षणिक गतिविधियां। रोज किस किस प्रकार की क्लासेस लगेंगी, टाइम टेबल क्या है, आना कितने बजे है, प्रार्थना कितने बजे शुरू होगी, फर्स्ट पीरियड से 6 पीरियड लगे, 7 पीरियड लगे, वो कितने बजे तक लगेंगे, छुट्टी कितने बजे होगी, प्रार्थना में कौन कौन सी प्रार्थनाएं कराई जाएंगी, कौन कहाँ पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कितने मिनट के पीरियड होंगे, लंच कितने मिनट का होगा, शॉर्ट रिसेस कितने मिनट की होगी। ये सारा शैक्षणिक गतिविधियों का पहले से ही नियोजन किया जा चुका होता है। और फिर शैक्षणिक कैलेंडर, ये भी पहले ही बन जाता है, किस दिन किस इसकी छुट्टी रहेगी, किस दिन विद्यालय चलेंगे, गर्मी की छुट्टियां कब से लगेंगी, बीच बीच में जो कई जयंतियां वगैरह आती है, पुण्यतिथियां आती हैं, कई नवरात्रि आती है, उनके सबके कब से छुट्टियां कब तक रहेंगी, ये एक शैक्षणिक कैलेंडर पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। तब विद्यालय अच्छी से जाके कार्य करता है। तो विद्यालय में तो नियोजन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस विद्यालय में ठीक से नियोजन नहीं होगा वो विद्यालय ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो अब आप मेरे चैनल को देख रहे हैं ना, सारे वीडियो सब देख डालिए, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। आप इसको पढ़कर परीक्षा में बहुत अच्छी से पास हो सकेंगे। तो सुश्री क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बहुत सारे दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।